पॉइंट्स को निकाला हुआ है, जिसमें हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, कुछ वैसे जो रटने वाले पॉइंट्स होते हैं जो बार बार दिमाग से निकल जाता है, उनके लिए मैंने शॉर्ट नोट्स बनाकर यहाँ पर लगाया होता है। तो इस तरह से मैंने इसे फाड़ के रखा हुआ है। रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आसानी हेल्प मिलती है। फिर उसी तरह से कुछ सोते वक्त, बैठे वक्त कभी साइड में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं तो देख लेते हैं। मैंने बताया कि मैं लाइब्रेरी नहीं जाता हूँ, रूम पर ही पढ़ता हूँ। वो इसलिए क्योंकि सुबह मैं एकदम तरोताजा रहता हूँ, मतलब सीजीएल में बेस्ट हो जाए। तो सीजीएल में बेस्ट मुझे 4800 ग्रेड पे में AA मिलता है, तो उससे ऊपर फिर कुछ होता है नहीं। तो फिर मैंने वो जब एग्ज़ाम मुझे वो मिल गया वो पोस्ट, फिर मैं यूपीएससी की ओर मुड़ गया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट। दोस्तों अभी हमारे साथ है लव भैया, जिन्होंने 3 टाइम एसएससी सीजीएल क्लियर कर रखा है, साथ में वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं नेहरू बिहार में रहकर। तो आज हम जानते हैं उनकी स्ट्रेटजी क्या रहती है, क्या बुक्स फॉलो करते हैं, क्या नोट्स बनाते हैं, उनका रूम टूर भी कराएंगे। जो भी बातें इस वीडियो में कवर करते हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। नाम लव गुप्ता है। आइए मैं अपने रूम का मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ और आइए मैं अपने रूम का टूर कराता हूँ। ठीक है, यहाँ पर प्रेम्बल लगा हुआ है जो कि यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए एक मतलब समझ सकते हैं कि ये उनके उद्देशिका से ही शुरू होती है। जो बाद में वो बनेंगे तो जो चीज उसमें पाना है वो अपने उद्देशिका के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। और ये सब स्टिकी नोट्स जो लगे हुए हैं ये सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स के हैं, जो कि बहुत सारे बुक्स के वो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को निकाला हुआ है, जिसमें हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, कुछ वैसे जो रटने वाले पॉइंट्स होते हैं जो बार बार दिमाग से निकल जाता है, उनके लिए मैंने शॉर्ट नोट्स बनाकर यहाँ पर लगाया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे किसान विद्रोह 2 है, किसान विद्रोह 3 है। तो इसमें होता यह है कि आप भूल जाते हैं, कभी सीक्वेंस भूल जाते हैं, कभी नेम भूल जाते हैं। तो एक सीक्वेंस से मैंने लिखा हुआ है कि पाबना विद्रोह 1873 में हुआ, दक्कन के दंगे 75 में हुए, फिर उससे क्या उसमें आउटकम निकला। तो इन चीजों को आउटकम मैंने एक लिखा हुआ है। और ज्योग्राफी भी है और हिस्ट्री में भी आप देखते हैं कि बहुत सारा चीज जैसे होता है कि एनिशिएंट मिडाइवल से लोग भूल जाते हैं, वो बार बार रिवाइज करना पड़ता है। तो उन चीजों को आंख के सामने रखने के लिए मैंने रखा हुआ है। साथ ही जैसे कुछ करंट इवेंट होते हैं, जैसे भारत यूएसए के बीच में कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हुए, लेमुआ, कोमकासा, बेटा, काटसा एटसेट्रा, तो उनको हम लोग मतलब कि ध्यान में रहे, उसको वो मैं हमेशा रखता हूँ। ठीक है, वर्ल्ड मैप ये हमारी तैयारी का मतलब बहुत ही नेसेसरी पार्ट है। इसे हम लोग हमेशा या तो एटलस के साथ कनेक्ट करके, या फिर जैसे अभी यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है तो हमें एकदम वो फिंगर टिप पे होना चाहिए कि कौन सा कंट्री कहाँ है उसके। आगे वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अनअकैडमी लेकर आया है अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप, इंडियाज बिगेस्ट फिल्म बेस्ड नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट, जहां पर आप जीत सकते हो स्कॉलरशिप एंड 15 करोड़ तक के अमेजिंग प्राइजेस। साथ ही जो स्टूडेंट्स इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे उनको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो देरी किस बात की, 27 मार्च को ये टेस्ट होने वाला है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जल्दी एनरोल कर लीजिए। साथ ही आपको पता होगा कि अनअकैडमी के द्वारा बहुत सारे कोर्सेज लाए जाते हैं जो कि डेफिनेटली आपकी यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, चाहे हम आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करें या प्लस कॉम्बो की। तो गाइस अभी अनअकैडमी के जीएस बैचेस 2022 एंड 23 के स्टूडेंट्स के लिए आ रहे हैं। सो जो स्टूडेंट 2022 एंड 23 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो डेफिनेटली इन बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। ये जो बैचेस है 23 मार्च से स्टार्ट होने वाले हैं। ये जो बैचेस हैं बाइलिंगुअल एंड इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल हैं। साथ ही इन बैचेस के साथ आपको बुक्स भी मिलेंगी जो कि हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम में अवेलेबल हैं। सो गाइस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट में एनरोल करना चाहते हो तो उसमें भी एनरोल कर सकते हो। 27 मार्च को होने वाला है। अगर आप इन कोर्सेज में करना चाहते हो तो ये 23 मार्च से स्टार्ट होने वाले हैं। और मेरा कोड स्टूडेंट जरूर यूज करें 10% डिस्काउंट के लिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। नेबरिंग कंट्री कौन से हैं, जैसे यूक्रेन है, बेलारूस किसके पक्ष में है, रूस किसके साथ है, तो ये सब चीजें ध्यान में होना चाहिए। हालांकि ये सिर्फ इनफ नहीं है, इसके साथ हम लोग एटलस को भी कनेक्ट करते हैं। फिर मेरे ये सब कुछ बुक्स हैं, ये तो बेसिक बुक्स हैं जो कि हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, आर.एस. शर्मा फॉर एनिशिएंट, फिर मॉडर्न हिस्ट्री विपिन चंद्रा है, फिर अर्जुन देव की ये समकालीन विश्व का इतिहास है। तो ये सब बेसिक बुक्स हैं जो कि सारे टॉपर भी रिकमेंड करते हैं और हम भी वही पढ़ रहे हैं। ये सब कुछ जैसे कि पार्ट टाइम पढ़ने के लिए, कुछ जैसे अलग हटके जो कि मेरे ऐसे में काम आ जाए,
जैसे सिगमंड फ्रैंक बहुत रिकमेंडेड बुक है, लोग पढ़ते हैं। फिर रघुराम राजन की बुक पढ़ने से इकोनॉमिक के लिए वो होती है। ये मैंने कुछ बना के रखा है कि जैसे मुझे प्रीलिम्स इस बार देना है, तो इस प्रीलिम्स देने के लिए मैं किस सब्जेक्ट के लिए क्या क्या पढ़ूंगा, उससे कुछ बाहर नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि ज्यादा पढ़ना भी कभी कभी दिक्कत हो जाता है। तो मैंने साइंस टेक के लिए मैंने बना रखा है कि एनसीईआरटी एट 10th क्लास नोट्स मैंने जो भी रखा हुआ है, और अभी जो विजन आईएएस की पीटी 365 आएगी उसके साथ कनेक्ट करके साइंस एंड टेक पोर्शन मेरा कंप्लीट होगा। यही इकोनॉमिक्स की क्लास नोट्स ओनली और पीटी 365। ज्योग्राफी के लिए मैंने एनसीईआरटी 6 to 12 और क्लास नोट्स रखा हुआ है, प्लस एटलस इसमें लिखना भूल गया है, एटलस जरूर मस्ट है। पॉलिटी के लिए 6 to 12 लक्ष्मीकांत ये है। जैसे मान लीजिए मैंने इसे फाड़ा हुआ है, भारत के महान्यायवादी को पढ़ रहे हैं, फिर राज्य का महाधिवक्ता पढ़ रहे हैं, फिर यूपीएससी को इसी के साथ अटैच कर दिए हैं, और फिर राज्य लोक सेवा आयोग। तो ये एक मेरा एक ऐसा सेगमेंट है कि जैसे मैं महान्यायवादी को पढ़ूंगा तो राज्य के महाधिवक्ता इसका जो कंसेप्ट है और टर्म वगैरह है वो राज्य के महाधिवक्ता से मैच करता है, तो रिवीजन करने में अच्छा होता है और जल्दी याद भी हो जाता है। जैसे यूपीएससी को एक साथ पढ़ लिए और साथ में राज्य लोक सेवा आयोग को पढ़ लिए, तो दोनों को एक साथ पढ़ने से, कंबाइन करके पढ़ने से याद जल्दी अच्छा होगा और अच्छा रहेगा, रिवीजन अच्छे से होगा। यही बात जैसे संघ एवं इसका क्षेत्र है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये पढ़ रहे हैं। इसके बाद फिर इससे संबंधित जो भी है, संसदीय व्यवस्था है, चाहे जो भी संघ से रिलेटेड है, वो सब एक साथ। तो इस तरह से पढ़ने से क्या होता है कि अच्छे से रिवाइज होता है। तो इस तरह से मैंने इसे फाड़ के रखा हुआ है, रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आसानी हेल्प मिलती है। फिर उसी तरह से कुछ सोते वक्त, बैठे वक्त कभी साइड में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं तो देख लेते हैं। ये मैंने प्लस परमेश से डाउनलोड किया हुआ था, उसके साइट से मैंने ऑर्डर करके मंगाया था और डाउनलोड करके मैंने टैब में भी रखा हुआ है इसका पीडीएफ। ये बहुत काम का, जैसे बैठे हैं और पर्टिकुलर कोई आपको टॉपिक देखना हो, जैसे मान लीजिए कि 14 से 18 के बीच में आपको याद करना है क्या है, तो आप एक नज़र देख सकते हैं। तो इसीलिए मैं ऐसे जगह पर उसे लगाया हूँ कि सोए बैठे कभी कभी उसे देख सकूं। ये भारत का मैप है, ऑब्वियसली सब जानते हैं, जरूरत तो पड़ेगी कुछ ऐसे ध्यान होने के लिए कि कौन सा राज्य किसे टच कर रहा है, कौन किसका नेबरिंग है, कौन से तटीय प्रदेश हैं, कौन से मतलब सीमा किसे बनाता है। और ये मेरे बुक सेल्फ्स हैं जो कि मैंने दृष्टि से कोचिंग लिया हुआ, तो दृष्टि के कुछ नोट्स हैं, उनके द्वारा प्रोवाइडेड कुछ बुक्स हैं, और इसी तरह से मिसलेनियस सारे आइटम्स हैं, जरूरत के हिसाब से यूज करते हैं। ये उसी तरह संविधान संशोधन का प्रथम प्लस प्रमेश का बहुत अच्छा सा ये वो है, कंपाइलेशन है, जो कि इन्होंने 105वां संविधान संशोधन तक को एक में मतलब मिलाकर दे दिया है, जो कि बहुत ही मतलब कि एक एस्पिरेंट के स्तर पर बहुत ही सुधारपूर्ण होता है। तो इसके लिए प्लस परमेश को मतलब धन्यवाद कहा जा सकता है। सबसे पहले आप अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। धन्यवाद। मेरा नाम लव गुप्ता हुआ, मैं बिहार के डुमरांव से हूँ। मैंने वहीं से एमए किया हुआ है और वहीं के मतलब तैयारी से मैंने सीजीएल वगैरह निकाला था। उसके बाद मेरी पटना पोस्टिंग हुई थी, फिर मैं अभी छुट्टी लेकर आकर यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहा हूँ। ओके, सो अपनी एग्ज़ाम जर्नी के बारे में बताइए कि कब से आप इस प्रिपरेशन के माहौल में आए, फिर आपने कौन सा एग्ज़ाम दिया और फिर कब क्या रिजल्ट रहा? मैं 2016, 17 और 2018 बैच के सीजीएल में लगातार कभी ऑडिटर मिला था, कभी सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर चेन्नई जोन भी मिला था, फिर AA में हो गया तो AA में मैं सेटल होकर यूपीएससी पर फोकस कर रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने यूपीएससी एग्ज़ाम भी दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली अच्छी से तैयारी ना होने की वजह से और थोड़ा समय मतलब कोरोना वगैरह की वजह से डिस्टर्ब भी बहुत सब कुछ हो गया था, तो मैं पिछला बार प्रीलिम्स नहीं हो पाया। ओके, सो जब आप प्रिपरेशन की जर्नी में आए तो कैसे डिसाइड किया कि पहले मुझे सीजीएल देना है और मीडियम हिंदी रखना है, किस तरीके से चीज़ें चली? शुरू से चूंकि हिंदी मीडियम में ही पढ़े हैं तो हिंदी मीडियम के लिए तो कोई डाउट ही नहीं था कि मुझे हिंदी मीडियम ही रखना है। ये कहना कि हिंदी मीडियम से रिजल्ट नहीं होता है या फिर इंग्लिश मीडियम कुछ ज़्यादा ये है, ये सब चीज़ मैं नहीं मानता, क्योंकि इस तरह की नकारात्मक बातें रखकर चलने से तैयारी नहीं हो पाएगी। तो पहले मैं श्योर हूँ कि मैं हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहा हूँ और इसे निकालूंगा, तो डेट इज़ द मतलब कि फिट एंड मतलब कि उसके लिए मैं कन्फर्म हूँ। ऐसा नहीं कि इंग्लिश मीडियम होने से कुछ ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलता है। ये थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम होना या ना होना का मतलब ये नहीं हुआ कि आप इंग्लिश एकदम ना जानते हो। राइट। मैं इंग्लिश से न्यूज़पेपर भी पढ़ता हूँ, द हिंदू सब्सक्राइब किया हूँ, मतलब कि उसे मैंने 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन जो होता है मैंने वो लिया हुआ हूँ, मैं उसे पढ़ता हूँ। तो इंग्लिश से मुझे नफरत नहीं है और किसी भी हिंदी मीडियम वालों को नफरत नहीं होना चाहिए। मतलब आप हिंदी मीडियम से तैयारी करते हैं, इंग्लिश मीडियम में कहीं नोट्स मिलता है, कहीं कुछ अच्छी चीज़ें मिलती हैं, तो यू मस्ट हैव वो चीज़ आपके पास होनी चाहिए। तो इसलिए मुझे हिंदी मीडियम में कोई वो शंका नहीं है।
और रही बात तैयारी की, तो मुझे था कि चूँकि बिहार, यूपी और बाकी जगह के लोग ऐसे थोड़ा मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं जो कि शुरू में सोचते हैं कि एक बैकअप हो, राइट। तो वो पहले एक जॉब खोजते हैं। तो मेरा भी वही प्लान था कि सबसे पहले मेरे पास एक जॉब हो। तो जब मुझे जॉब मिल गया तो मैं सोच रहा था कि थोड़ा मतलब CGL में बेस्ट हो जाए। तो CGL में बेस्ट मुझे 4800 ग्रेड पे में AA मिलता है, तो उससे ऊपर फिर कुछ होता है नहीं। तो फिर मैंने वो जब एग्ज़ाम मुझे वो मिल गया वो पोस्ट, फिर मैं UPSC की ओर मुड़ गया। फिर UPSC के लिए मैं दृष्टि में कोचिंग भी लिया। डेपुटेशन पे मैं दिल्ली में आया, 2 साल दिल्ली में रहा। उस दौरान मैं दृष्टि का कोचिंग ज्वाइन किया था। तो वो 2 साल मैंने तैयारी किया, और अभी इस बार जो प्रीलिम्स आ रहा है जो कि 2 जून को है, तो इस बार का 5 जून को है। हाँ जी, तो उसके लिए इस बार प्रिपेयरिंग चल रही है। ओके। सो बात की जाए स्ट्रैटेजी की, तो क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो आप UPSC के लिए? देखिए, पिछला बार जो मुझसे गलती हुई है उस गलती को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। पिछला बार मैंने क्लास नोट्स पर ध्यान, मतलब क्लास नोट्स तो पढ़ा ही था और बाकी चीज़। इस बार मैंने टॉपर्स की वीडियो देखे कि मेरी गलती हुई कहाँ। तो अपनी उन गलतियों को सीखते हुए सबसे पहले तो मैंने सारे स्टैंडर्ड बुक को कवर किया। आप देख सकते हैं ये माजिद हुसैन का भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था रमेश सिंह, मध्यकालीन भारत, ये सारे जो मतलब कि ये रिकमेंडेड बुक्स हैं जो कि टॉपर द्वारा प्रोवाइड ये कहे जाते हैं। तो उन सारे को मैंने कम से कम 3-3, 4-4 बार अभी तक पढ़ रखा है, और पढ़कर इनका शॉर्ट नोट्स बना के स्टिकी नोट्स में आपको मैंने दिखाया है कि इसमें से बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है। और भी छोटे छोटे मैंने नोट्स बनाए हैं अलग अलग, जैसे इन सब चीज़ों पर। तो इस तरह से करते हुए मैंने स्टैंडर्ड बुक को मैंने इस बार काफ़ी फोकस किया है। टेस्ट सीरीज मैं अच्छे से दे रहा हूँ। इनसाइट IAS और दृष्टि दोनों की मैंने टेस्ट सीरीज मैं कर रहा हूँ, और सेल्फ स्टडी में थोड़ा सा कंसंट्रेशन और बढ़ाकर टाइम मैं ज़्यादा देता हूँ। इस बार मैं यही कर रहा हूँ। ओके। सो टेस्ट सीरीज अभी आप दे रहे हो, तो क्या स्कोर वगैरह बन रहा है? स्कोर में कभी 110, कभी 100 के बीच में रहता है, कभी 95 भी हो जाता है, कभी 115 भी हो जाता है। मतलब कि एक औसत मैं लेके चल रहा हूँ। और एक्चुअली टेस्ट सीरीज जो होता है वो उसका मार्क्स नहीं ही देखा जाना चाहिए, देखा ये जाना चाहिए कि उन क्वेश्चंस में आप कितने सहज हैं। राइट। जैसे 200 क्वेश्चंस में से वो होता क्या है कि वो लोग भारी बनाने के चक्कर में कुछ भी भर देते हैं टेस्ट सीरीज में। तो उसमें होना ये चाहिए कि आप देखिए कि ये 25 या 30 या 50 क्वेश्चन ऐसे थे जिसको कि आपको सही करना ही चाहिए था, गलत नहीं करना चाहिए था। अगर वो आप गलत कर रहे हैं तो आप डेंजर जोन में हैं। तो मेरी ये स्ट्रेटजी होती है कि मैं जब भी टेस्ट सीरीज बनाऊं, मैं अगर आप एग्जांपल बोलेंगे तो मैं दिखा भी दूंगा। ये टेस्ट सीरीज है, मैंने ये इनसाइट IAS का मैंने किया हुआ है। उसके बाद अब मेरा जो इसमें गलत हो रहा है उसको मैं देखिए, ये आप देखा होगा कि मैंने ये सब हाईलाइट वगैरह भी किया हुआ है। तो उस हिसाब से मैं देखना यह है कि कौन सा क्वेश्चन आपने पढ़ा है और वो गलत किया है। राइट। वो नहीं गलत होना चाहिए। दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट थिंग। ओके। मैं भी टॉपर से इंटरव्यू किया हूँ, तो उन्होंने वो बोलते हैं कि हमारे 50, 60, 70 मार्क्स आते थे, लेकिन वो बिल्कुल अलग होता है जब आप रियल एग्जाम देते हो। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। जब एक UPSC जब पेपर सेट करता है तो ये सोच के नहीं सेट करता है कि मार्केट में इसे बिकना है। राइट। और जो टेस्ट सीरीज सेट करते हैं वो दूसरे से बेहतर सेट करने के चक्कर में ऐसे क्वेश्चन भारी या फिर कुछ टफ से सिचुएशन क्रिएट करते हैं वो अच्छा बनाने के चक्कर में। तो इसलिए उसका मार्क्स ज़्यादा मैटर नहीं करता है। अगर आप 70 या 80 नंबर भी ला रहे हों, आपको बस ये देखना है कि ये कंसेप्चुअल चीज़ है, ये मेरा गलत नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए। ओके। सो CGL की बात करें भैया, तो CGL के लिए आपने बोला कि आप घर से रहकर तैयारी करी थी, तो क्या इसके लिए भी कोचिंग लिया और किस तरीके से इसकी पढ़ाई? नो, मैंने CGL के लिए कभी कोई कोचिंग नहीं लिया, मैंने खुद से ही तैयारी किया। मैं मतलब कि मेरी मतलब स्ट्रेंथ जो थी इंग्लिश और मैथ थी। GK मैंने रट लिया था सेल्फ से ही, लूसेंट मैंने रटा था, जो बाकी सारे करते वो मैंने भी किया था। तो मैंने लूसेंट रटा था, और इंग्लिश समहाउ ठीक है CGL के हिसाब से। और मैथ्स के लिए भी मैंने, चूँकि मैं ट्यूशन भी पढ़ाता था वहीं पर, घर पर ही, गांव में ही, तो उन बच्चों को पढ़ाने से, चूँकि आप 8, 9, 10 को पढ़ा रहे होते हैं, 11th को पढ़ा रहे होते हैं, तो मैथ्स वगैरह तो ऐसे भी आपका शार्प हो जाता है। तो CGL मैं घर से ही रहकर सेल्फ प्रैक्टिस करके मैंने CGL निकाला था। ओके। सो अभी आप टाइम टेबल क्या फॉलो कर रहे हैं UPSC के प्रिपरेशन के लिए, जैसे कि एग्जाम नज़दीक आ चुका है? हाँ जी, हाँ। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, 5:30 तक मैं फ्रेश होकर बैठता हूँ। 5:30 से 8:30 तक का मेरा एक शिफ्ट चलता है। उस दौरान मैं कोई भी एक कोर्स सब्जेक्ट, जैसे हिस्ट्री, जैसे पॉलिटी,
इकोनॉमिक्स, कोई एक वो सब्जेक्ट जो उसका रिवीजन करना है, मैं वो 3 घंटा का एक होता है, 8:30 बजे एक ब्रेक लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं 9 बजे से बैठता हूँ और वो 1 बजे तक या 12:30 तक चलता है। 12:30 बजे मैं उठूँगा तो नहाऊँगा और फिर खाना वगैरह खाने के बाद फिर लाइब्रेरी में मैं चला जाता हूँ 2:30 बजे, तो रात को 10:30 बजे वहाँ से आता हूँ। राइट, ओके। सो अभी बात की जाए, जैसे आपने सीजीएल क्लियर कर रखा है, तो यूपीएससी के जो ये सारे सब्जेक्ट है उसमें आपको सबसे बेस्ट या सरल सब्जेक्ट कौन सा लगता है? ऑप्शनल में और नहीं, फिर कोई भी जीएस के। मैंने एक्चुअली, मुझे तो सारे सहज लगते हैं, मतलब मुझे अच्छा लगता है सारे क्योंकि अगर फिर भी मैं अगर अपना प्रेफरेंस बताऊं तो मुझे पॉलिटी और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, ये मुझे थोड़ा अट्रैक्ट करते हैं सब्जेक्ट। हिस्ट्री मुझे थोड़ा सा बोरिंग लगता है और जी। ओके, सो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन है। मैंने बताया कि पॉलिटिकल साइंस पसंद है, इसलिए पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन उसके साथ अटैच होता है, तो करंट अफेयर से जो घटनाएं घट रही होती हैं तो वो IR में कवर होती हैं। ओके, सो आपको क्या लगता है कि इतना इसका जीएस में क्या बेनिफिट हो रहा है आपको? हाँ जी, PSIR का जीएस में बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। आप देखें तो GS1 GS2 में भी हेल्प करता है। GS4 जो कि एथिक्स है, जब हम पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन में थिंकर्स को पढ़ते हैं, वेस्टर्न थिंकर एंड इंडियन पॉलिटिकल थिंकर को जब हम पढ़ते हैं तो उनके कोट्स को, उनके विचारधारा को, उनके दर्शन को हम एथिक्स में यूज़ कर सकते हैं, ऐसे में यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए PSIR मुझे लगता है कि अच्छा है। ओके, हालांकि यह सबकी व्यक्तिगत चॉइस भी हो सकती है। राइट जी। ओके, सो अभी आपने मुखर्जी नगर में कोचिंग भी की है ना? तो अभी क्या लगता है कि आपको मुखर्जी नगर का जो इन्वायरमेंट है, दिल्ली का इन्वायरमेंट, वो आपकी यूपीएससी की जर्नी में किस प्रकार से हेल्पफुल रहा? जो स्टूडेंट गांव में रहते हैं, क्या उनके लिए मुखर्जी नगर आना ज़रूरी है यूपीएससी के पर्पज़? देखिए, मैं एक्चुअली मेरी जॉब थी और मैं छुट्टी लेकर आ सकने में सक्षम था, तो इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। तो मैं जानता हूँ कि जो व्यक्ति जॉब अभी नहीं कर रहा है या फिर सबको दिल्ली आना कितना मुश्किल है, तो ऐसा नहीं है कि तैयारी सिर्फ यहीं आने से होगी। कुछ रिकमेंडेड बुक्स होते हैं, कुछ जैसे मान लीजिए आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, कोई एक टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है, जैसे मान लीजिए आपने भारतीय मानसून को आप नहीं समझ पा रहे हैं, मानसून को नहीं समझ पा रहे हैं, इंडियन ओशन डायपोल को नहीं समझ पा रहे हैं, तो पर्टिकुलर टॉपिक को आप YouTube पे सर्च करें, बहुत सारे चैनल पर उसे एक्सप्लेन करके वीडियो डाला गया है। तो वैसे वहाँ से वो चीज़ कंटेंट उठा लीजिए और बुक पढ़िए। बुक पढ़ने में जो भी पैरा नहीं समझ आए, अभी तो YouTube इतना रिच हो चुका है कि अगर आप मान लीजिए NCERT पढ़ रहे हैं, 11th की NCERT पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी की, और आपको पर्टिकुलर चैप्टर, मान लीजिए चैप्टर 6 समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सर्च करें कि YouTube पे NCERT क्लास 11 चैप्टर 6, तो हाँ, वो पर्टिकुलर चैप्टर तक का आपको एक्सप्लेनेशन है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि दिल्ली आने से ही तैयारी होगा। आप घर बैठे भी आप में अगर वैसी इच्छा शक्ति हो तो कर सकते हैं। राइट, जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो कभी कभी आलस या नींद आता है, तो उस टाइम पे आप क्या करने की कोशिश करते हैं? देखिए, मैं सुबह में, मैंने बताया कि मैं लाइब्रेरी नहीं जाता हूँ, रूम पर ही पढ़ता हूँ। वो इसलिए क्योंकि सुबह मैं एकदम तरोताज़ा रहता हूँ, 12-1 बजे तक मैं एकदम फिट रहता हूँ, मुझे ना नींद आए ना जवाई कुछ नहीं आएगी, तो उस समय तक पढ़ लेता हूँ। फिर उसके बाद चूँकि नहाने चला जाता हूँ, और जो सेकेंड हाफ होता है जिसमें कि नींद आने की संभावना होती है, उसमें मैं लाइब्रेरी चला जाता हूँ। फिर लोगों के बीच में रहूँगा, बाकी सब पढ़ रहा होगा, मुझे भी पढ़ना होगा। तो अगर आपको आलस आ रहा हो तो उसका एक ही उपाय है कि आप अपने लक्ष्य को याद कीजिए, आपको करना क्या है, और कोशिश कीजिए कि ग्रुपिंग में अगर पढ़ सकें। जैसे यहाँ पे लाइब्रेरी में मैं चला जाता हूँ, ग्रुप में पढ़ने से थोड़ा बहुत होता है कि बाकी सब भी पढ़ रहे हैं, आपके प्रतिद्वंदी पढ़ रहे हैं और आप सोएंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपको सोने का मन नहीं करेगा। मैं तो ये करता हूँ। ओके, सो बेसिकली CSET के लिए आप तो अभी टाइम देते ही नहीं होंगे कि आपका CGL ऑलरेडी कर रखा है, मैथ इंग्लिश तो? हाँ जी, CSET के लिए मैंने एक्चुअली सौभाग्य से मेरी CSET ठीक ठाक है। मैं CSET में पिछले मतलब की बार का स्कोर भी मैंने अभी देखा नहीं है, लेकिन ठीक ही होगा। अभी जैसे टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी होता है तो मैं CSET का उसमें ठीक ठाक स्कोर कर लेता हूँ। अभी विजन ने एक ओपन CSET टेस्ट सीरीज़ वो किया था, उसमें मेरा 400 रैंक था 10 आउट ऑफ 10,000 बॉयज़। तो CSET मेरे लिए कोई इशू नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। कुछ कुछ जैसे कि सप्ताह में एक बार कभी बना लिए, 15 दिन में एक बार कभी कोई सेट बना लिए, वो करना पड़ेगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा एकदम से। ओके, सो कुछ ऐसी बातें होंगी जो कि हिंदी मीडियम के जो नए स्टूडेंट हैं, है ना, तो वो काफ़ी फेस करते हैं, तो उनके लिए आप सजेस्ट कर सकते हो कि वो क्या करें, तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, फिर जो करना चाहते हैं? हिंदी मीडियम वाले पहले तो अपने आप को हीन ना समझे। हिंदी मीडियम है तो इसका मतलब ये नहीं कि उनसे कुछ होगा नहीं, सब होगा। हिंदी मीडियम से सब कुछ उपलब्ध है, और कुछ अगर नहीं भी उपलब्ध है तो गूगल ट्रांसलेशन है,
कहीं से आप PDF कुछ देखते हैं या फिर कुछ मटेरियल नेट से आप सर्च करते हैं इंग्लिश में, मान लीजिए आप पढ़ने में सहज नहीं है तो उसे कॉपी कीजिए और गूगल ट्रांसलेट पे उसे ट्रांसलेट करके वैसे भी पढ़ सकते हैं। मटेरियल भरपूर उपलब्ध है, एक एक चीज़ के लिए कई कई किताबें हैं। आप थोड़ा सा मतलब कि समझदारी से अगर चयन करें तो सब कुछ हो सकता है हिंदी मीडियम से। ओके, सो ऐसी कुछ ज़रूरत की बातें और अगर बताना चाह रहे होगे, जैसे कि जो ऑप्शनल चूज़ करते हैं, जैसे आपने PSIR किया, तो हिंदी मीडियम वालों को ऑप्शनल को लेकर थोड़ा बहुत। हिंदी मीडियम वाले कुछ लोग हिंदी साहित्य के पीछे भागते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि इसमें इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों से कंपटीशन नहीं होगा, ऐसा सोच के कुछ लोग साहित्य लेते हैं। साहित्य को भी जैसे कि तमिल मतलब कि अलग अलग अपने पृष्ठभूमि वाले अलग अलग विषय का चयन करते हैं। लेकिन मुझे लगता है पर्सनली, ये मेरा व्यक्तिगत सोच है कि हिंदी साहित्य जैसे सब्जेक्ट लेने से होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आप 6 घंटा ऑप्शनल पढ़े, मैंने 6 घंटा मान लीजिए हिंदी साहित्य ऑप्शनल पढ़ा और वो 6 घंटा GS में काउंट नहीं होगा, तो ऐसा लगता है कि मैंने 6 घंटा सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए दिया है। लेकिन जब आप पॉलिटी जैसे या ज्योग्राफी आपका ऑप्शनल हो या फिर कोई वैसा सब्जेक्ट आपका ऑप्शनल हो जो कि GS में हेल्प कर रहा हो, तो आप 6 घंटा 2 घंटा कुछ भी घंटा पढ़ रहे हो तो आपको लगता है कि नहीं इससे मेरा GS भी इनरिच हुआ, राइट, तो इससे फ़ायदा होता है। ओके, सो हिंदी मीडियम वालों को कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए? मैं तो कहूँगा कि इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू ही पढ़ें। अगर नहीं पढ़ने में सहज है तो राष्ट्रीय जागरण, जो दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण आता है वो पढ़ें, बट वो उतना क्वालिटी नहीं है उसमें। आप कम से कम या तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें। इंडियन एक्सप्रेस सहज लैंग्वेज में होती है, आप देख सकते हैं, आप भी पढ़ते होंगे या देखते होंगे, तो वो सही है। इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू आदत डालिए। ओके, जो आप सेल्फ नोट्स बना रहे हो तो वो कितने हेल्पफुल रहते हैं? सेल्फ नोट्स एक्चुअली वो जो नोट्स होते हैं ना वो आप ही को अंतिम रूप से, मतलब ऐसा नहीं कि आपके नोट्स दूसरा कोई पढ़कर वो हो, सबको अपना ही नोट्स बनाना होता है, तो सेल्फ नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरे एक्चुअली बहुत सारे सेल्फ नोट्स बने हुए हैं, मैं आपको अभी दिखाऊंगा थोड़ा देर में, एक्चुअली रखा हुआ हूँ, उधर भी है। और तो सारे जैसे सब्जेक्ट का मैंने, जैसे मान लीजिए ये मोटी सी बुक है, इस बुक की मैंने 25 से 30 या मान लीजिए 50 पेजों में मैं उसे कुछ कुछ मेन पॉइंट्स को समरी बनाकर मैंने लिखा हुआ है। होता क्या है कि जब एग्ज़ाम से 7 दिन पहले आप रिवाइज करना है ना, तो वो शॉर्ट नोट्स ही काम आते हैं, या 10 दिन पहले। ओके, सो अभी आप नेहरू विहार में रहकर प्रिपरेशन करते हो, तो यहाँ पे आपका बजट कितना पड़ जाता है मंथली? रूम वगैरह कितना लगता है, खाने वगैरह कैसे? रूम का तो मैं 8,000 रेंट पे करता हूँ, खाने का मैं बाहर से खाता हूँ तो कहीं से भी खा लेता हूँ, ऐसे मेस वगैरह 3000 में खिलाते हैं, तो 8 3 11 और 2-3 हज़ार और मान लीजिए, तो 13-14 हज़ार खर्च एक कोई इंटरेंट आता है, नया आता है, तो उसको इतना लगेगा। जी जी। सो लास्ट में कोई मैसेज देना चाहोगे जो स्टूडेंट दिल्ली आना चाह रहे हैं तैयारी करने के लिए? अगर दिल्ली आकर तैयारी करना चाहते हैं या घर से भी तैयारी करना चाहते हैं तो अब NCERT से शुरुआत करें, बेसिक बुक्स को पढ़ें और पॉजिटिव रहें। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, इस तरह का दिमाग में किसी प्रकार का कोई भाव न रखें, सफलता जरूर मिलेगी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर योर लवली मैसेज। थैंक यू। ओके, सो गाइस, देखा कि भैया ने अपनी जर्नी को आपके साथ में डिटेल में शेयर किया। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।